हाय दोस्तों, एचआरएम यूनिट 6 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है यहाँ पे हमारा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी एचआर को अगर हम बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी मॉडल के लिए अगर हम एचआर की हेल्प ले रहे हैं, तो क्या ऐसा क्या फॉर्मुलेशंस होगा, किस तरह से उसको हम इम्प्लीमेंटेशंस देंगे। तो यहाँ पे एक 7 स्टेप मॉडल की बात की, यानी इन 7 स्टेजेस से हम एचआर को यूज कर सकते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी एसेट के तौर पे। ठीक है, यानी एचआर जो भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय है वो क्या है, असेट है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज वो है जो बिजनेस जिसकी पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हैं वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे अच्छे एम्प्लॉयज है, इसी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी वैल्यू है, वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो बिजनेस की जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, मतलब बिजनेस कैसे रन होना चाहिए, क्या ऐसा प्लान करे कि बिजनेस ग्रो करे, ये सारी जो स्ट्रेटजी होती है उसमें आप एचआर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 7 स्टेप मॉडल है, 7 स्टेप में ये काम किया जा सकता है। पहला होगा यहाँ पे क्लैरिफाई एंड आर्टिकुलेट द बिजनेस स्ट्रेटजी। तो पहले हमें देखना होगा कि हमारी बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है। सेकंड में डेवलप द बिजनेस केस फॉर एचआर एज ए स्ट्रेटेजिक असेट। अब हम क्या करेंगे कि एचआर को यूज करेंगे बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए। तो पहले हमें अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी जाननी होगी कि बिजनेस स्ट्रेटजी एक्चुअली क्या है, फिर हम एचआर को एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी एचआर से भी बोलेंगे कि आप बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए हमारी मदद करो। तीसरा क्या होगा, क्रिएट अ स्ट्रेटजी मैप फॉर द फर्म। तो फर्म की स्ट्रेटजी मैप बनाई जाएगी। ठीक है, लीडिंग एंड लैगिंग, किस चीज में हम आगे हैं, किस चीज में हम पीछे, इस इसको लेके पूरा का पूरा मैप बनाया जाएगा। क्योंकि जब तक आपको अपनी अच्छाइयाँ और कमियां नहीं मालूम है, तब तक आप कैसे एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तो ये जरूरी है कि पहले हम अपना बिजनेस इंडिकेटर देखें। बिजनेस इंडिकेटर मतलब हमारा बिजनेस किस में आगे है, किस में पीछे है। फिर रिजल्ट हम देखें, किस टाइप का हमें रिजल्ट मिला है, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही फॉर्म के रिजल्ट की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये चीजें हम जो है आपका स्ट्रेटेजी मैप के लिए यूज कर सकते हैं। टेंजिबल का मतलब जो चीज आप टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब जो आप टच नहीं कर सकते। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें इंटेंजिबल क्या होगा, गुडविल, आपके ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छा नाम है, या पेटेंट, ये इंटेंजिबल असेट होगा, या इंटेंजिबल रिजल्ट होगा। टेंजिबल में क्या है कि जो चीज आप टच कर सको, जैसे कस्टमर को आपने अच्छी सर्विस दी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो भी एक इंटेंजिबल असेट हो गया। ठीक है, जिससे वो लॉन्ग टर्म आपके साथ बने रहेंगे। टेंजिबल मतलब कितने का आपने प्रॉपर कैश कितना जनरेट किया है, कितने आपने असेट बनाए, या कितना अच्छा आपको जो है टेंजिबल असेट मिला। तो ये रिजल्ट हम देखेंगे। फिर अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एचआर डिलीवर विद द स्ट्रेटेजी मैप। तो ये जो मैप हमने स्टेप नंबर 3 में बनाया था, इस मैप में देखेंगे कि एचआर ने क्या क्या चीजें डिलीवर की, एचआर ने क्या क्या सपोर्ट दिया। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे कि अलाइनमेंट होता है किसी को मैच करवाना। ठीक है, सो एचआर के आर्किटेक्चर को एचआर के डिलीवर से मैच करेंगे, यानी एचआर का आर्किटेक्चर मतलब एचआर को क्या क्या चीजें बोली गई थी, ठीक है, एचआर ने क्या क्या डिलीवर किया, उसको मैच करेंगे। यानी देखेंगे कि जो जो आर्किटेक्चर बनाया गया था कि ये काम एचआर को करना है, डिलीवर मतलब जो जो एचआर ने किया है, तो दोनों को मैच या अलाइन करने की कोशिश करेंगे। इसमें एचआर ने क्या फंक्शन किया, क्या सिस्टम किया। ठीक है, और ये चीजें जो है चेक करेंगे। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, डिजाइन द स्ट्रेटेजिक मेजरमेंट सिस्टम। यानी आपको अपना स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई, अब उसको मेजर करेंगे। कैसे मेजर किया जाएगा, एचआर स्कोर कार्ड की हेल्प से। ठीक है, तो एचआर स्कोर कार्ड क्या होता है, जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि एचआर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि एक मेजरमेंट सिस्टम बनाएंगे, जिससे आप स्ट्रेटेजी को मेजर कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी कितनी हेल्पफुल रही है। इसके लिए आप एचआर स्कोर कार्ड का यूज कर सकते हैं। एचआर स्कोर कार्ड से हमें पता लगेगा कि एचआर ने कैसा परफॉर्म किया है। लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूट मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट। ये जो एग्जीक्यूट मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट है, ये थोड़ी देर में एक टॉपिक भी आपका आएगा थोड़ी देर बाद। बस आप इतना याद रखिए दोस्तों कि जो भी आपने एचआर का स्कोर कार्ड आपने चेक किया या देखा कि एचआर ने कैसा परफॉर्म किया है, ये वन टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार चेक किया कि एचआर ने कैसा परफॉर्म किया और काम खत्म, नहीं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये वन टाइम इवेंट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टाइम टू टाइम आप मेजरमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ आप क्या कर रहे हैं कि ये जो मेजरमेंट का टूल है, जैसा आपका एचआर स्कोर कार्ड, इसको आप ऑनगोइंग बेसिस पे यूज कर रहे हैं। जो एचआर मैनेजर है, इसमें ये भी देखा जाता है कि जो एचआर मैनेजर है उसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेस में। अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा आपने टर्नओवर किया, तो उसमें एचआर का क्या इम्पैक्ट है, एचआर ने क्या क्या उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सब चीजें देखी जाती है, और इसमें जो है एडजस्टमेंट किया जाएगा। किस टाइप का एडजस्टमेंट, कि एचआर जो भी स्ट्रेटेजी बना रहा है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी से अलाइन करे, यानी एचआर की खुद की स्ट्रेटेजी और बिजनेस की स्ट्रेटेजी के बीच में अलाइनमेंट बना रहे। ठीक है, फिर 7वें स्टेप के बाद यहाँ पे बोला गया है कि periodically टेस्ट एचआर मेजर्स अगेंस्ट द फर्म स्ट्रेटजी मैप एंड एडजस्ट एज रिक्वायर्ड। तो टाइम टू टाइम आपको टेस्टिंग करनी होगी कि एचआर ने फर्म की बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए क्या काम किया है। ये जो आपने मैप रेडी किया था ना, ये वाला,
स्ट्रैटेजी मैप। तो टाइम टू टाइम देखते रहना पड़ेगा कि जो भी एचआर काम कर रहा है, एचआर के जो भी मेजर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर चाहे तो उसमें टाइम टू टाइम आप एडजस्टमेंट भी करा सकते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं, एचआर ने कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी को आप उसके साथ अलाइन करने का कोशिश करें। ठीक है, तो फिर आप दोबारा से स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे। सो यहाँ पे जो है एचआर स्ट्रैटेजी को अगर आप बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए 7 स्टेप मॉडल की बात की है। पहला आपको अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्लैरिफाई करनी होगी, बनाना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी एक्जैक्टली क्या है। फिर आपको क्या करना होगा कि एचआर को स्ट्रैटेजी के असेट के लिए यूज करना पड़ेगा, यानी उस स्ट्रैटेजी में एचआर से भी इनपुट्स ले जाएंगे कि आप इस स्ट्रैटेजी के लिए क्या कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है स्ट्रैटेजी का मैप रेडी किया जाएगा। इसमें स्ट्रैटेजी मैप में क्या होगा कि हम अपने इंडिकेटर्स देखेंगे, किस में हम आगे, किस में हम पीछे हैं। ठीक है, लीडिंग मतलब किस चीज में हम बहुत आगे, किस चीज में हम बहुत पीछे हैं। अपने जो रिजल्ट है, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, दोनों ही रिजल्ट को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। चौथा आपका आइडेंटिफाई एचआर डिलीवर। तो जो आपने मैप रेडी किया था स्टेप नंबर 3 में, अब देखेंगे कि इस मैप में एचआर ने क्या क्या चीजें डिलीवर की है, मतलब क्या चीजें जो एचआर ने पूरी की है। पांचवें स्टेप में एचआर का जो भी है, एचआर का जो आर्किटेक्चर था, मतलब एचआर ने जो जो चीजें बोली थी और एचआर ने जो जो डिलीवर किया, उसको अलाइन करेंगे। यानी जो जो उसके लिए आर्टिकुलेट, मतलब जो भी हमने आर्किटेक्चर बनाया था आपके एचआर के लिए और जो उसने डिलीवर किया, उसमें अलाइनमेंट देखेंगे। ठीक है, एचआर ने क्या फंक्शन किया, ये सब चीजें चेक की जाएगी। सिक्स स्टेप में क्या करेंगे, एचआर स्कोर कार्ड रेडी करेंगे। एचआर स्कोर कार्ड एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप एचआर का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसने कैसा परफॉर्म किया। सातवें स्टेप में एग्जीक्यूट मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट, यानी हम क्या करेंगे, जो भी एचआर का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये वन टाइम नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। टाइम टू टाइम हम चेक करते रहेंगे कि किस तरह से एचआर ने परफॉर्मेंस दी है स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए, बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या क्या उसने योगदान दिया है। फिर 7 स्टेप की बात बोला है कि टाइम टू टाइम हम एचआर के मेजर्स चेक करेंगे कि उसने फॉर्म किया बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए क्या क्या चीजें की है, उसने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। अगर चाहिए तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारे 7 स्टेप मॉडल आपका यहाँ पे हो चुके हैं। एवोल्यूशन ऑफ एचआर स्ट्रेटेजी। तो एचआर स्ट्रेटेजी का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, मतलब कैसे ये इवॉल्व हुई। ठीक है, अगर हम बात करें तो एचआर में बहुत ज्यादा इवॉल्व होता है कि चेंजेस आ जाना, कुछ आगे डेवलप कर जाना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इसमें चेंज हुआ है। पहले जो है एचआर का मेन रोल होता था पर्सनल डिपार्टमेंट को मैनेज करना, यानी एचआर को पहले पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोला जाता था। क्यों? पर्सनल मतलब स्टाफ या एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मैनेज करना, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, क्योंकि एचआर का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय हुआ करता था। लेकिन 1990 से जो है एचआर को अब स्ट्रेटेजिक असेट के तौर पे, यानी एचआर को आप बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो 1990 के बाद से एचआर को स्ट्रेटेजिक असेट के तौर पे लिया जाने लगा। अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीजों के लिए, जैसे पर्सनल एम्प्लॉयज को हायर करना, कंपनसेशन, सैलरी, ये सब चीजें अरेंज कराना, अलाइनमेंट, जो भी मैनेजमेंट चाहता है उस हिसाब से चीजों को पूरा करना, हाई परफॉर्मेंस। ठीक है, एचआर का यूज करके ग्रेटनेस मतलब हाई परफॉर्मेंस को जनरेट करना, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करवाना। डेवलपमेंट ओवर द लास्ट डिकेड। तो पिछले डिकेड मतलब वही 10 साल, पिछले 10 सालों में जो भी डेवलपमेंट हुई है, उससे ये सजेशन मिला कि एचआर हैज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। एचआर का सीधे सीधे बिजनेस परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है, यानी आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस जो है उसका एचआर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो एचआर का आर्किटेक्चर है उससे इन्फ्लुएंस होता है कि कैसे एक बिजनेस जो है अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को पूरा कर रहा है। यानी एचआर जो है बिजनेस की स्ट्रेटेजी के सक्सेस में अच्छा खासा योगदान देता है। ठीक है, किस तरह से वो कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प कराता है, कोई भी इनएफिशिएंसी को दूर करवा के, मतलब कोई भी इनएफिशिएंसी है या कोई ऐसा स्टाफ जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए एचआर का काम है स्टाफ को हायर करना। ठीक है, अब एचआर क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल वो भी देखता है। अब कोई स्टाफ क्या खराब परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म है, तो एचआर क्या करेगा, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ये सब काम कराएगा, उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उसका आउटपुट भी बढ़ेगा और बिजनेस भी जो है ग्रो करेगा। तो कुल मिला के एचआर पे डिपेंड करेगा कि आपकी बिजनेस ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, यही बात इसमें बोली गई है। ठीक है, सो इवोल्यूशन एचआर स्ट्रेटेजी का कैसे हुआ। पहले एचआर को पर्सनल डिपार्टमेंट माना जाता था, यानी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को मैनेज करना यही काम होता था। फिर 1990 के बाद से एचआर को भी एक स्ट्रेटेजिक असेट के तौर पे देखा जाने लगा, यानी एचआर को आप अपना असेट मान सकते हैं बिजनेस की स्ट्रेटेजी को पूरा करवाने के लिए। पर्सनल एक्सेप्शनल एम्प्लॉयज मतलब ऐसे एम्प्लॉय जो बहुत ही टैलेंटेड है, माइंड ब्लोइंग एम्प्लॉय, वैसे एम्प्लॉय को हायर करना, ठीक है, उनको डेवलप करना, ट्रेनिंग दिलाना। कंपनसेशन, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको रिवॉर्ड दिलाना। अलाइनमेंट, जो भी मैनेजमेंट चाहता है उसको पूरा करवाना। हाई परफॉर्मेंस, तो एचआर जो है हाई परफॉर्मेंस मतलब एचआर को यूज कर सकते हैं आपके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि एचआर क्या करता है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस वो सब चेक करता है ना, तो जो अंडर परफॉर्मिंग है उनको ट्रेनिंग दिलाना, उनका स्किल्स डेवलप कराना, तो ये सब काम एचआर करता है। तो यही बात बोली है कि अगर बिजनेस की स्ट्रेटेजी को अगर आप सक्सेस देखना चाहते हैं तो एचआर का उसमें अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है।
स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन मतलब कैसे एचआर किस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाएगा, ठीक है। सो एचआर मैनेजर शुड आइडेंटिफाई ऑल एचआर परफॉर्मेंस ड्राइवर्स एंड एचआर इनेबल्स और डिलीवरेबल्स विच एग्जिस्ट विद इन द स्ट्रेटेजी मैप एंड एनहांस। यानी एचआर मैनेजर को चाहिए कि वो फैक्टर्स बताए, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स को पिन पॉइंट करे जिस फैक्टर की वजह से बिजनेस को सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो एचआर को चाहिए कि ऐसे फैक्टर्स जो स्ट्रेटेजी मैप में, मतलब हमने बिजनेस को लेके कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो एचआर को आइडेंटिफाई करने चाहिए, और उन फैक्टर्स को जो है डेवलप करना, इंप्रूव करना एचआर का ही काम होता है। फिर अगला है कि एचआर को चाहिए कि वो बिजनेस को अच्छी तरह से समझता हो, क्योंकि अब आप एचआर से बोल रहे हैं कि आप बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाइए, तो एचआर को मालूम होना चाहिए ना कि बिजनेस क्या हो, किस तरह से हो। तो एचआर को चाहिए कि वो बिजनेस को अच्छी तरह से समझता हो। तो दूसरा पॉइंट यही हो गया कि बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से और डिटेल में जो है एचआर को मालूम होना चाहिए। तीसरा है कि जो एचआर है उसको चाहिए कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कैलकुलेट करे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एचआर यानी हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि एचआर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेटेजी मैप में किस तरह से एचआर का परफॉर्मेंस है। तो उसके लिए हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एचआर चेक कर सकते हैं, मतलब एचआर में जो भी हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये हम 3 स्टेप में चेक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? आइडेंटिफाई ऑल पोटेंशियल कॉस्ट। इसमें आपको सारे के सारे जो कॉस्ट है, चाहे वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो या वेरिएबल कॉस्ट हो, हर टाइप की जो कॉस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है? फिक्स कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं आप प्रोडक्शन ज्यादा कीजिए कम कीजिए वो कॉस्ट सेम रहेगी। जैसे आपने एक फैक्ट्री खोली, आपने एक मशीन खरीद ली, मान लीजिए 1 करोड़ की मशीन, जिससे आप सामान या कुछ भी अपना गुड्स बनाएंगे। अब आपने फैक्ट्री ओपन की है लेकिन अभी आपने रॉ मटेरियल खरीदा नहीं है, 1 महीने तक आपने या 2 महीने तक वो मशीन ऐसी खरीद के रखी है, तो वो जो है 1 करोड़ की मशीन, उसमें ना आपका पैसा बढ़ेगा ना घटेगा। यानी आपने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, उस महीने आपकी प्रोडक्शन है जीरो, एक भी यूनिट आपने एक भी गुड्स नहीं बनाया, फिर भी वो मशीन का कॉस्ट आपका 1 करोड़ ही पड़ेगा। या फिर वेरिएबल कॉस्ट को कैसे समझ सकते हैं? एग्जांपल हो जाएगा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल पे जो आप खर्चा करते हैं, वो जो खर्चा है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा सामान प्रोड्यूस होगा। तो रॉ मटेरियल मतलब ऐसी कॉस्ट जो आपके आउटपुट से डायरेक्टली इंपैक्ट हो, और फिक्स कॉस्ट जो आपके आउटपुट से या प्रोडक्शन से कोई फर्क ना पड़े। यानी अगर आपने मशीन में जो खर्चा किया तो मशीन की कॉस्ट होगी आपकी फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी, उससे चाहे आप जीरो सामान प्रोड्यूस करें या 1,000 या 1 लाख, मशीन की कॉस्ट 1 करोड़ ही रहेगी। तो ये होगी आपकी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल होगा रॉ मटेरियल पे जो आप खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो ज्यादा सामान ज्यादा आउटपुट बनेगा, कम रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो कम आउटपुट बनेगा। यानी वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जो हमारे आउटपुट को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। सो पहला पॉइंट वही है कि हमें सारी की सारी अपनी कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि एचआर में हम किस तरह से खर्चा कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि आइडेंटिफाई द लाइकली बेनिफिट्स। सो हमें क्या देखना पड़ेगा कि कितने बेनिफिट्स हमें वो हुए। यानी जब भी आप कुछ खर्चा करते हो तो आप देखते हो इससे मुझे कितना रेवेन्यू हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ह्यूमन एसेट या एचआर स्टाफ या एम्प्लॉय किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग या कुछ भी दिला के, तो इससे आपको पता लगना चाहिए कि इससे इन्होंने कितना परफॉर्म किया है, कितना इनका परफॉर्मेंस बढ़ा है। तीसरा है कैलकुलेटिंग द ROI ऑफ द प्रोग्राम। तो आपको क्या करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको चेक करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कितना टाइम आपको लगा आपकी अपनी खुद की कॉस्ट को रिकवर करने में, ठीक है, कितने टाइम में आपने अपनी खुद की कॉस्ट को रिकवर कर लिया, वही हो जाएगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोग्राम। फिर अब ह्यूमन कैपिटल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन नेट रिवेन्यू। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेट रिवेन्यू कितना हुआ? नेट रिवेन्यू का मतलब ग्रॉस रिवेन्यू में से जो भी खर्चे हुए, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, सैलरी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो वो सारा माइनस कर दीजिए, तो जो पैसा बचेगा वो होगा आपका नेट रिवेन्यू। इसको आप डिवाइड कर दीजिए बाय द कॉस्ट ऑफ सैलरी एंड बेनिफिट्स। कॉस्ट यानी सैलरी, इन सब में अपना आपका कितना खर्चा हुआ उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए। यानी हमें क्या करना है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको जाननी है अपने ह्यूमन कैपिटल पे, तो कितना आपका नेट रेवेन्यू हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सैलरी यानी सैलरी में आपने कितना खर्चा किया है, बेनिफिट में कितना खर्चा किया, उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप ROI ऑन ह्यूमन कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय पे हमने इतना खर्चा किया, कॉस्ट इतनी लगी, और हमारा रेवेन्यू, कमाई इतनी भी, यानी हम अपनी कमाई का और कॉस्ट अपने खर्चे का एक रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी हमने कितने की रेवेन्यू मतलब कितने की कमाई की, कॉस्ट मतलब कितना हमें खर्चा लगा, तो उसी के रेशो को बोला जाता है ROI ऑन ह्यूमन कैपिटल। सो HR स्ट्रेटेजिक मेजरमेंट सिस्टम।
ठीक है, तो एचआर की जो भी स्ट्रेटेजिक मेजरमेंट सिस्टम है क्या होता है। और वेल डिजाइन, अगर आपका एचआर स्कोर कार्ड बहुत अच्छे से आपने डिजाइन किया होगा तो इससे आप जान सकते हैं, मेजर कर सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ एचआर पॉलिसी ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड कैप्चर द फुल इम्पैक्ट ऑफ एचआर। यानी अगर आपने एचआर स्कोर कार्ड क्या है, जैसे कोई रिपोर्ट कार्ड है किसी स्टूडेंट का, तो रिपोर्ट कार्ड से ये पता लगेगा कि उसने कैसा परफॉर्म किया। अच्छा, अगर 80% है रिपोर्ट कार्ड में तो उसने अच्छा परफॉर्म किया, 40% है तो खराब परफॉर्म किया। सेम ऐसे अगर आपका एचआर स्कोर कार्ड अगर आपने बहुत अच्छे से डिजाइन किया होगा तो इससे आप पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं दोस्तों, कि एचआर का इम्पैक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, यानी एचआर ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं कि एचआर ने जो पॉलिसी बनाई है, तो या जो भी आपने एचआर ने जो भी मेजर्स लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ा है, तो ये चीज हम पता कर सकते हैं। एक अच्छे एचआर के स्कोर कार्ड में 4 चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 चीजें होनी चाहिए। पहला है एचआर डिलीवरेबल्स। एचआर डिलीवरेबल्स का मतलब है कि कैसे एचआर जो है आपकी वैल्यू, जो है वैल्यू आपको बना के दे रहा है, और जो एचआर है वो किस तरह से जो है अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एचआर डिलीवरी, मतलब किस तरह से जो है एचआर जो है आपकी फर्म की वैल्यू जनरेट कर रहा है, उसमें जो है वैल्यू बढ़ा के दे रहा है। एचआर जो है किस तरह से परफॉर्मेंस या इनेबलर के तौर पे काम कर रहा है, ये हो जाएगा एचआर डिलीवरेबल्स। सो यहाँ पे जो दो टर्म्स यूज की गई है, एक है आपका एचआर परफॉर्मेंस ड्राइवर्स और दूसरा एचआर इनेबलर्स। ये क्या होता है, तो पहले बात करेंगे दोस्तों एचआर परफॉर्मेंस ड्राइवर्स की। एचआर परफॉर्मेंस ड्राइवर्स का मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर है, जैसे मान लीजिए एचआर ऐसे क्या मेजर्स ले रहा है जिससे टैलेंटेड लोग जो है लॉन्ग टर्म तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिके हुए हैं, या आपके जो एम्प्लॉय है उसकी प्रोडक्टिविटी या आप बोल लीजिए आउटपुट बढ़ गया, तो ऐसा एचआर ने क्या किया, तो ये हो जाएगा आपका एचआर परफॉर्मेंस ड्राइवर्स। सेकेंड है एचआर इनेबलर्स। एचआर इनेबलर्स का मतलब क्या होता है। एचआर इनेबल का मतलब है कि एचआर ने क्या ऐसी टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज या ट्रेनिंग दी जिसकी हेल्प से ये चीजें पूरी की गई। ठीक है, तो दो चीजें हो जाएंगी, एक हो जाएगा एचआर इनेबलर्स और दूसरा हो जाएगा एचआर परफॉर्मेंस ड्राइवर। सेकेंड पॉइंट की हमें बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट है आपका, फर्स्ट यहाँ पे हो चुका है, सेकेंड है आपका हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम का मतलब है कि एचआर ने ऐसी कौन सी पॉलिसी या प्रैक्टिस बनाई है जो बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन है, यानी एचआर की पॉलिसीज या प्रैक्टिस आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम, यानी एचआर ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी से अलाइन होती हो, मैच करती हो। तीसरा आपका अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा आपका अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजी। सो अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजी में क्या हो जाएगा कि एचआर इस बात को भी एश्योर करेगा कि जो एचआर है वो अलाइन कर रहा है परफॉर्मेंस ड्राइवर के साथ, यानी एचआर का जो सिस्टम है वो अलाइन कर रहा है फर्म के परफॉर्मेंस के साथ, यानी फर्म जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसमें जो है एचआर भी उसी हिसाब से अलाइन कर रहा है, एचआर भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। चौथा आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स उस मैट्रिक को बोला गया या उस बेंचमार्क को बोला गया है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि एचआर कितना इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है। जैसे कॉस्ट पर, मतलब पर पर्सन को हायर करने का कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, या आप इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि 1 घंटे का कितना खर्च आ रहा है, तो ये सब चीजें इसमें चेक की जाती है। ठीक है, तो एचआर स्ट्रेटेजी मेजरमेंट सिस्टम में हमने देखा कि जो एचआर का स्कोर कार्ड है अगर वो बहुत अच्छे से आपने डिजाइन किया है तो आप एचआर का इम्पैक्ट जान सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, मतलब एचआर ने क्या कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। एक अच्छा स्कोर कार्ड बनाने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। पहला एचआर डिलीवरी, मतलब एचआर किस तरह से जो है वैल्यू जनरेट करके दे रहा है आपकी फर्म को। सेकेंड हो जाएगा आपका यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम में ये होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज है उसके एचआर की जो मतलब जो एचआर की पॉलिसीज है, प्रैक्टिस है, वो ऐसा होगा जो बिजनेस स्ट्रेटेजी से के साथ अलाइन करता होगा। तीसरा अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजी, तो एचआर की जो स्ट्रेटेजी है वो वैल्यू क्रिएशन के साथ अलाइन करती होगी। लास्ट है आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, यानी कई मैट्रिक्स को यूज किया जाएगा जिससे हम बिजनेस परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि एचआर ने किस तरह से कंट्रीब्यूट यहाँ पे किया है, जैसे कॉस्ट पर ट्रेनिंग आवर्स या 1 घंटे का एक एम्प्लॉय पे क्या खर्चा हुआ, ये सब चीजें इसमें चेक की जाती है। एग्जीक्यूट मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट। एग्जीक्यूट मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट का सिंपल सा मतलब है कि जो एचआर का स्कोर कार्ड की हमने बात की, ये वन टाइम इवेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार यूज किया हो गया, नहीं, ये आपका लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि टाइम टू टाइम एचआर स्कोर कार्ड की हेल्प से जानना है कि एचआर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, प्लस अगर उसमें कुछ चेंजेस आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं, मतलब एचआर की जो भी पॉलिसी है उसको आप अलाइन कर सकते हैं बिजनेस के साथ। ठीक है, तो यही हो गया आपका एग्जीक्यूट मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट। नीड फॉर ए डिस्टिंक्टिव एचआर स्ट्रेटेजी में बस एक बात बोली गई है कि जो भी एचआर की स्ट्रेटेजी होगी वो आपकी बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी से मैच खानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो भी एचआर अपनी प्लानिंग कर रहा है
वो प्लानिंग जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी से मैच होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड एचआर स्ट्रेटेजी। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और एचआर स्ट्रेटेजी में यही बोला गया है कि जो एचआर है वो चेंज ड्राइवर के तौर पे काम करता है, यानी एचआर की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज की जा सकती है। सो मोस्ट ग्रुप्स हैव फोकस्ड ऑन एचआर एज एन एरिया फॉर चेंज। आदित्य बिरला ग्रुप और आरपीजी ग्रुप है, ये आप दो एग्जांपल्स देख सकते हैं जिन्होंने अच्छा खासा एचआर के एरियाज में इतना ज़्यादा इन्होंने फोकस किया कि इन्होंने जो एचआर है उसमें डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इंडिपेंडेंसी दी है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया, जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काफ़ी सुविधाएं और कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराया गया है। ऐसे ही आपका मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो रिसर्च से पता लगा कि आपका मर्जर एंड एक्विजिशन मतलब दो बैंक्स या दो कंपनी मर्ज कर जाती है, या एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, ठीक है, तो वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा वो भी डिपेंड करेगा कि आपके एचआर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। यानी एचआर की स्ट्रेटेजी और एचआर का इतना ज़्यादा रोल होता है कि वो भी जो है बड़े बड़े जो चैलेंजेस है उसमें भी एचआर की स्ट्रेटेजी का अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है। एक टर्म है आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो अगर हम सिंपल भाषा में बोले इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान, सो इसका मतलब है कि जो ये एक ऐसा प्लान है, इससे क्या कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज है वो अपना करियर गोल सेट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट्स विद एनुअल कन्वर्सेशन, यानी सालाना कन्वर्सेशन होगी बिटवीन ए मैनेजर एंड स्टाफ मेंबर, यानी आपके मैनेजर और स्टाफ के बीच में एक कन्वर्सेशन यानी बातचीत होगी, दैट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन प्लान ऑफ रियलिस्टिक स्टेप द एम्प्लॉय कैन टेक टू हेल्प हिम और बिल्ड अ डिजायर्ड स्किल। यानी इसमें आपके मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में बातचीत की जाएगी। किस टाइप की बातचीत की जाएगी कि ऐसा क्या किया जाए कि आपकी जो स्किल्स है या टैलेंट है उसको बढ़ाया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को जो है बेनिफिट मिले। यानी इसमें दोनों के फायदे की बात हो रही है कि एम्प्लॉय अपना गोल या टैलेंट या अपने स्किल्स के बारे में अपने मैनेजर को बताता है और फिर बोलता है कि इसको अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्शन प्लान में कन्वर्ट किया जाए, यानी सच में ऐसा हम क्या करें कि इस चीज को हम बढ़ावा दे। यानी आप जानते हैं ना कि सालाना आपका एनुअल परफॉर्मेंस तो होता ही है, ये उसके अलावा है। एनुअल जो परफॉर्मेंस है वो अलग है, उसमें आपकी सालाना परफॉर्मेंस देखी जाती है आपने कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान में क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कि इंडिविजुअल को डेवलप कराना है, तो इंडिविजुअल अपने मैनेजर के साथ मिलकर बताता है कि ये एरियाज है, ये स्किल्स की मुझे जरूरत है, या ये टैलेंट मेरे में है, तो ये चीजें जो है उसके करियर गोल के लिए भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो वही होता है आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। एक नंबर का ही आपसे पूछ सकते हैं। इट इनकरेज एम्प्लॉय टू इन्वेस्ट इन देयर वर्क एंड देमसेल्फ कंट्रीब्यूट टू ग्रेट जॉब्स। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज को अपने जो अपना काम है उसमें वो खुद से इन्वेस्ट करता है, यानी एम्प्लॉय एक तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू ऐड करके दे और वो भी अपने काम से सेटिस्फाई रहे। सो इसमें तीन चीजें होंगी। पहले वो अपना गोल सेट करेगा कि मैं खुद को डेवलप करूंगा, मेरा गोल क्या है, मुझे कहाँ तक खुद को ले जाना है। फिर आइडेंटिफाई वेज, तो अब क्या तरीके जिससे मैं अपनी योग्यताओं को इम्प्रूव करूंगा, चाहे अभी या फ्यूचर में मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए अपनी कॉम्पिटेंसेस को बढ़ाऊंगा, उसके लिए मेरे पास क्या क्या तरीके, ये होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में होगा आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ टैलेंट एंड पैशन एंड प्लानिंग टू यूज देम। तो आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ है या कोई पैशन है, तो कैसे आप उस पैशन या स्ट्रेंथ को अपने जॉब में अच्छा परफॉर्म के लिए यूज कर सकते हो। तो ये तीन चीजें आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान का पार्ट होती है, यानी आप अपने मैनेजर के साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो वो है आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान एक ऐसा कन्वर्सेशन है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉयज मिलकर बात करते हैं ताकि एम्प्लॉयज का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। ये जो आपकी सालाना परफॉर्मेंस है उसके अलावा होता है, इसमें एम्प्लॉय जो है अपने काम में अपने वर्क में जो है इन्वेस्ट करता है ताकि उसको जॉब सेटिस्फिकेशन और अच्छा वो परफॉर्म कर सके। जो आईडीपी है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो अपने मैनेजर के साथ एक तरह से पार्टनरशिप करता है ताकि उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके। इसमें 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में अपना गोल सेट करता है कि मुझे कितना डेवलप करना है खुद को। सेकंड में वो अपनी योग्यताएं बढ़ाता है ताकि अभी या फ्यूचर में वो उस गोल को अचीव कर सके। तीसरे में वो अपनी स्ट्रेंथ टैलेंट, किसी में पर्टिकुलर टैलेंट या किसी में पैशन होता है, तो कैसे उस पैशन को अपनी जॉब में इस्तेमाल करेगा। तो ये होता है दोस्तों स्टेप नंबर 3। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग बिजनेस वैल्यू थ्रू एचआर स्ट्रेटेजी। तो एचआर स्ट्रेटेजी की हेल्प से कैसे आप बिजनेस वैल्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका डिलोइट ने एचआर फ्रेमवर्क का एक मॉडल दिया है जहाँ पे इन्होंने 10 स्टेप अप्रोच बताया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 10 स्टेप अप्रोच जो है डिलोइट के द्वारा बताए गए हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है ताकि वो डिफाइन कर सके कि एक इफेक्टिव एचआर स्ट्रेटेजी कैसी हमें डेवलप करनी चाहिए।
ठीक है। और ऐसा क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो आज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, मतलब एचआर की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या ऐसे क्या क्या स्टेप्स मतलब एचआर को लेनी चाहिए जो आपकी आजकल की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। सो एचआर की स्ट्रेटेजी यहाँ पे 3 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया। तो पहला है डिफाइन ह्यूमन कैपिटल, सेकेंड है अलाइन एचआर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तीसरा आपका यहाँ पे डिलीवर वैल्यू। तो ये 3 आपका एचआर स्ट्रेटेजीज में हो गया। अब एचआर स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो वन बाय वन इसको यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ये मतलब 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। डिफाइन ह्यूमन कैपिटल में 2 चीजें आ जाएंगी, अलाइन एचआर प्रोडक्ट सर्विस में ये 3 चीजें आ जाएंगी, और डिलीवर वैल्यू में ये लास्ट की 5 चीजें आ जाएंगी। तो इस तरह से 10 स्टेप आपके कंप्लीट होते हैं। तो यही जो चीजें हैं इसको नीचे उन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताया। पहला क्या है, अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रेटेजी। अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रेटेजी यहाँ से देखेंगे, ठीक है। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट के क्या फोर्सेस हैं, मतलब मार्केट किस तरह से काम कर रहा है, किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, क्या डाउन चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाएंगे और ये देखेंगे कि एचआर की जो प्रायोरिटीज है या जो एचआर की स्ट्रेटेजी है वो इस बिजनेस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अलाइन करे। यानी हमें पहले बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, जो भी मार्केट के फोर्स है, ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और एचआर की स्ट्रेटेजी भी इस बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइनमेंट कराना पड़ेगा। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे, डिफाइन एचआर स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रोड मैप रेडी किया जाएगा। Provide a roadmap for creating a unique competition advantages by outlining how the organization will leverage the organization's human capital to address business challenge and achieve business objective। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रोड मैप बनाया जाएगा, लिवरेजिंग ह्यूमन कैपिटल। लिवरेज मतलब इस्तेमाल करना, यूज करना, कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल मतलब हम अपने एम्प्लॉयज को कैसे यूज करेंगे अपने बिजनेस गोल को पूरा करने के लिए या बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि हम अपने इसमें जो है एक रोड मैप बनाया जाएगा। किस इसका रोड मैप, रोड मैप मतलब पूरी की पूरी प्लानिंग की जाएगी, एक तरह से पूरा मैप बनाया जाएगा। किस इसका रोड मैप, कि किस तरह से काम करना है, क्या काम, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको कैसे यूज किया जाएगा, जो ह्यूमन कैपिटल है, जो एम्प्लॉय है उनको कैसे यूज किया जाएगा ताकि बिजनेस के गोल या ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप, सेगमेंट एचआर कस्टमर। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3, सेगमेंट एचआर कस्टमर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमारा किस टाइप का कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर का सेगमेंटेशन किया जाएगा और आइडेंटिफाई द क्रिटिकल वर्कफोर्स सेगमेंट एंड टेलर स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड सर्विसेज। यानी हम ये देखेंगे कि यानी यहाँ पे हम अपना जो वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मतलब हमारे जो एम्प्लॉय है उसका अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका ग्रुप बना देंगे, ठीक है। सेगमेंट मतलब वर्कफोर्स, सेगमेंट मतलब अलग अलग एम्प्लॉयज के हिसाब से उनका वर्कफोर्स ग्रुप बना देंगे, एम्प्लॉय का ग्रुप बना देंगे और ये देखा जाएगा कि हर ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या हो रहा है कि डिफाइन एंड डिटरमाइन विच वर्कफोर्स सेगमेंट आर मोस्ट क्रिटिकल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। कि हमारा कौन सा जो वर्कफोर्स है या ऐसा कौन सा वर्कफोर्स का जो सेगमेंट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिजल्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आप अपना अलग अलग वर्कफोर्स या अलग अलग सेगमेंट बना रहे हैं और उनके हिसाब से पॉलिसी और प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, यानी पहला काम यहाँ पे यही होगा कि एचआर के प्रोडक्ट या सर्विसेज, यानी जो भी एचआर पॉलिसी बना रहा है एम्प्लॉयज को लेके, तो पहले हम एम्प्लॉय का सेगमेंट कर देंगे और उस सेगमेंट के आधार पे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। इससे क्या है कि उनकी सेटिस्फिकेशन लेवल बढ़ेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। उनके हिसाब से हम टेलर मेड सर्विसेज मतलब जिस टाइप की रिक्वायरमेंट हमारे वर्कफोर्स को, हमारे एम्प्लॉय को सेगमेंट चाहिए उस हिसाब से उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि उनकी इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट है, टेलर मतलब हर वर्क ग्रुप की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उस हिसाब से आप उनको पॉलिसीज या प्रोग्राम उनके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या होगा आपका, तो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि प्रायोरिटाइज एचआर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो एचआर है अलग अलग टाइप से कौन, जैसे एचआर इन्वेस्टमेंट मतलब एचआर की किन किन एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज है, उनकी ट्रेनिंग में कुछ खर्चा होना है, कुछ उनके स्किल डेवलपमेंट में खर्चा होना है, तो अलग अलग जगह पे खर्चे होने हैं, तो उनको हम प्रायोरिटाइज देंगे कि पहला क्या खर्चा जरूरी है। जैसे आप अपने घर का कुछ खर्चा मान लीजिए, आपको घर में टीवी खरीदना है, ग्रोसरी का सामान खरीदना है, आपके पास कुछ ही पैसे, या तो आप टीवी खरीद सकते हैं, ग्रोसरी, तो क्या खरीदेंगे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, ग्रोसरी। खाना पीना अगर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, तो ग्रोसरी पे आप खर्च करेंगे, टीवी तो आपका नेक्स्ट मंथ भी आ जाएगा। तो सेम ऐसी एचआर का इन्वेस्टमेंट मतलब एचआर के जो भी इनिशिएटिव है, मान लीजिए कहीं पे ट्रेनिंग दिलानी है, स्किल्स बढ़ानी है या कहीं पे सेमिनार करवाना है,
तो सेमिनार को लास्ट प्रेफरेंस दीजिए। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग और स्किल जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वही बोला है कि एचआर का जो इन्वेस्टमेंट होना है, जहाँ भी खर्चे हो रहे हैं, तो पहले हमें देखना है कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे खर्चे होने बहुत जरूरी है। ठीक है, उस हिसाब से कॉस्ट या बेनिफिट उसको एनालिसिस कीजिए, रिस्क को कीजिए, और उस हिसाब से प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 क्या है? डिजाइन एचआर सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? एचआर के प्रोसेस या सर्विसेज ऐसे बनाएंगे जो आपके, देखिए, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एचआर सॉल्यूशन दैट आर क्रिटिकल टू इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ एचआर स्ट्रेटेजी फॉर एवरी फेज ऑफ वर्क फोर्स लाइफ साइकिल। सो इस पैराग्राफ में बहुत सिंपल सी लाइन बोली गई है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि एचआर के जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से मैच करे। यानी जो भी आप एचआर की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइनमेंट करना चाहिए, प्लस एचआर स्ट्रेटेजी अलाइन होना चाहिए बिजनेस के साथ, प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि वो अपना पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है, मतलब एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है, वर्क फोर्स लाइफ साइकिल, मतलब जब एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं और जब वो रिजाइन करता है तो उस पूरे टाइम पीरियड को वर्क फोर्स लाइफ साइकिल बोला गया। ठीक है, तो एचआर की स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूरी लाइफ साइकिल तक जो है मैनेज किया जाए, उनको इम्प्रूव करा जाए, और एचआर की स्ट्रेटेजी भी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ मैच करनी चाहिए। स्टेप नंबर 6 क्या है आपका? ये रहा, इंश्योर राइट एचआर सर्विस डिलीवरी मॉडल। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो आपका एचआर का जो डिलीवरी मॉडल है, ठीक है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। सो यहाँ पे ये बोला कि एनालिसिस द करंट एचआर डिलीवरी मॉडल एंड एक्सेस इट्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली मीट ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआर का जो भी डिलीवरी मॉडल है, यानी एचआर जो भी सर्विसेज दे रहा है या जो भी चीजें डिलीवर कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, चाहे पॉलिसी बना के किसी भी फॉर्म में, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैच करना चाहिए। यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, नीड है, उसके हिसाब से आपका एचआर का डिलीवरी मॉडल काम करना चाहिए। 7th है आपका स्टैब्लिश राइट एचआर कैपेबिलिटी। तो स्टैब्लिश राइट एचआर कैपेबिलिटी का मतलब है कि जो एचआर स्टाफ है उनके अंदर खुद स्किल्स होनी चाहिए, उनके अंदर खुद योग्यता होनी चाहिए कि वो एचआर स्ट्रेटेजी को पूरा कर सके। यानी यहाँ पे एचआर की खुद की बात की जा रही है कि जो एचआर है उनके अंदर इतनी स्किल्स योग्यता होनी चाहिए कि वो सही स्ट्रेटेजी को डिलीवर कर सके। और अगर मान लीजिए कुछ स्किल्स की कमी है तो उसके लिए आप स्किल एनालिसिस कंडक्ट करा सकते हैं कि प्रॉपर स्किल्स है या नहीं एचआर में, उनकी ट्रेनिंग से उनको डेवलप भी करा सकते हैं, या जरूरत पड़ेगा तो रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं नए लोग जिनके अंदर प्रॉपर एचआर वाली कैपेबिलिटीज हो। किस टाइप की कैपेबिलिटी की बात हो रही दोस्तों? की उनके अंदर खुद भी ऐसी स्किल और योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एचआर के ऊपर ही बात की जा रही है कि वो खुद कितने कैपेबल है। स्टेप नंबर 8 में बोला गया है कि इम्प्रूव एचआर ऑपरेशनल एक्सेलेंस कंटिन्यूसली। यहाँ पे बोला गया कि एचआर एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि कॉस्ट कंट्रोल हो, मतलब एक्सेस द एफिशिएंसी ऑफ एचआर रिलेटेड सर्विसेज। जो भी एचआर की एक्टिविटी है वहां पे देखना है कि वो कितना कॉस्ट है, मतलब एचआर अननेसेसरी या फिजूल खर्चा तो नहीं कर रहा, या अननेसेसरी लोगों को ट्रेनिंग तो नहीं दिलवा रहा, या ऐसे लोग जिनको स्किल्स की जरूरत ही नहीं है उनकी स्किल्स के लिए अननेसेसरी खर्चा या ये सब तो नहीं हो रहा। क्योंकि किसी को भी अगर आप ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, मान लीजिए ब्रांच से 1 हफ्ते का, तो 1 हफ्ते तक वो ब्रांच में कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा होता, वो ट्रेनिंग सेंटर पे जो भी खर्चा उसके ऊपर हो रहा होता है और ऊपर से उसका कोई भी आउटपुट नहीं होता, तो वो खर्चा हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये भी देखा जाएगा कि एचआर की ऑपरेशनल एक्सेलेंस का मतलब है कि एफिशिएंसी से वो काम करे। जिसको सच में ट्रेनिंग है की जरूरत है उसी को ट्रेनिंग दिलाए, जिसको पहले से मालूम है उसको ट्रेनिंग ना दिलाए। तो इस सब के लिए भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखा जाता है कि एचआर अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करे, यानी ऑपरेशनल एक्सेलेंस को इंप्रूव करे, यानी उसके अंदर प्रॉपर एफिशिएंसी होनी चाहिए, कम से कम कॉस्ट जो है लगे और जैसा आउटपुट वो भी दे। इसका इसमें ध्यान दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, जो भी एचआर के खर्चे हो रहे हैं तो उसको असेस किया जाता है, उसका इसमें मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है। 9th स्टेप है बिल्ड एचआर ब्रांड। सो जो भी एचआर की वैल्यू है उसको स्टेक होल्डर तक कम्युनिकेट करना है। ठीक है, यानी एचआर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है तो वो चीजें आपको स्टेक होल्डर्स को बतानी है कि हाँ एचआर जो है वो इस तरह से जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और कैसा एचआर परफॉर्म कर रहा है इसका फीडबैक लेना, और जो भी आपके स्टेक होल्डर है उनको बताना कि एचआर ने कितना अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से एचआर का ब्रांड को भी बिल्ड कराना। ये स्टेप नंबर 9 है। लास्ट है आपका मेजर एचआर इम्पैक्ट ऑन ऑफ एचआर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें बोला है कि इसमें आप स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस मेजर्स टू ट्रैक द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एचआर। यानी एचआर में जो भी आप खर्चा कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना रिटर्न, यानी यहाँ पे स्कोर कार्ड की बात की जा रही है कि एचआर का स्कोर कार्ड से पता कर सकते हैं कि एचआर ने क्या कंट्रीब्यूट किया ऑर्गेनाइजेशन में। तो वही है कि एचआर का क्या इम्पैक्ट है, यानी एचआर ने कैसा
परफॉर्मेंस दिया है ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज आपके स्टेप नंबर 10 में देखी जाएगी। ठीक है, तो ये 10 स्टेप है। इन 10 स्टेप की हेल्प से हम जान सकते हैं कि कैसा जो है आपके एचआर ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से एचआर की स्ट्रेटेजी सब होनी चाहिए। तो एचआर की स्ट्रेटेजी होगी, 10 स्टेप आपके यहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लिवरेजिंग टेक सेवी और हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ न्यू जनरेशन एम्प्लॉयज फॉर बिजनेस वैल्यू क्रिएशन। लिवरेजिंग का मतलब है यूज में लाना। ठीक है, अपने आजकल के जो नए एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छे से मोबाइल ये सब चीजें टेक्नोलॉजी मालूम है, कंप्यूटर लैपटॉप सब चलाते हैं। तो ऐसे आजकल के एम्प्लॉयज जो नई जनरेशन के और जिनको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मालूम है, तो उनको इस्तेमाल करना ताकि बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर सके। ठीक है, तो यही बोला है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद को ग्रो नहीं चाहती, वो चाहती कि सस्टेन मतलब लॉन्ग टर्म तक बने रहे। जितने ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, ऐसे टाइम पे खुद को सर्वाइव करने के लिए आजकल की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, और यही बोला है कि यहाँ पे आप अपने जो नए एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर ऐसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप अपनी बिजनेस की वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताइए। सो ऐसे कंपटीशन के दौर में खुद को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बोलिए कि एज बेबी बूमर्स आर स्लोली एग्जिटिंग आउट ऑफ बैंक्स थ्रो रीचिंग सुपर, मतलब बहुत से लोग जो बेबी बूमर्स मतलब जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं उनकी बात की जा रही है कि जो पुरानी जनरेशन है वो रिटायर हो रही है। अब जो नई जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन के जो एम्प्लॉयज है आर द फ्यूचर ऑफ द बैंक। अब जो नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं वो बैंक का फ्यूचर है। ठीक है, तो बैंक को चाहिए कि इन नई जनरेशन के लोगों में क्या है, टैलेंट है किस टाइप का, कि वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो उनका जो टैलेंट है, नए एम्प्लॉयज जो आ रहे हैं उनका जो टैलेंट है, उनके टैलेंट्स और स्किल्स को बैंक इस्तेमाल कर सकता है और अच्छी डिजिटल और कॉम्पिटेटिव सर्विस जो अपने कस्टमर को दे सकता है। यानी बैंक क्या कर सकता है, पुराने लोग तो रिटायर हो जाएंगे, तो बैंकों को चाहिए कि अब जो नया टैलेंट आ रहा है, ये नए टैलेंटेड जो लोग हैं ये टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए बैंकों को चाहिए कि बैंक इस टाइप के लोगों को हायर करे, उनकी जो योग्यता है, उनके अंदर जो एक्सपर्ट है, जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसी हिसाब से उनको जॉब दे। मतलब आप उनको ऐसा काम दीजिए जो जिनको अच्छे से मालूम है, उनके टैलेंट को आप पूरी तरह से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो बैंकों को चाहिए कि प्लेसमेंट पॉलिसी आप किस तरह से प्लेस कर रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर या पोस्टिंग दे रहे हैं, तो वो आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये बैंकों को अपनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी को आप कहीं पे भी पोस्टिंग दे रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको नहीं रखना। आपको जो है सही पर्सन को सही जॉब। अब कोई टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, तो उसका ये जो एक्सपर्टाइज है, उसकी जो योग्यता है, उसका ये जो पोटेंशियल है, उसको आपको यूज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी वाले बंदे को आपने ऐसी जॉब दी जहां पर टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। राइट मैन फॉर राइट जॉब, सही पर्सन को सही जगह पे लगा जो है पोस्टिंग दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि बैंक अपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एवर इंक्रीजिंग कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, उसको बैंक पूरा कर सकता है। क्योंकि स्पीडली, कन्वीनियंटली या कंफर्ट के साथ अगर बैंक आईटी और अपने हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड वाले जो नई जनरेशन के एम्प्लॉय को बैंक यूज करेगा, तो एक अच्छा बिजनेस जो एचआर मॉडल है उसको बैंक बना सकते हैं। तो ये पूरे पैराग्राफ में बस यही बात बोली है कि पुरानी जनरेशन तो रिटायर हो जाएगी, अब जो बैंकों का भविष्य है वो है नई जनरेशन। नई जनरेशन के जो एम्प्लॉयज हैं ये टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको चाहिए कि और आजकल कंपटीशन भी इतना ज्यादा है, तो आपको चाहिए कि जो नए लोग हैं इनकी जो योग्यता है, एक्सपर्टाइज है टेक्नोलॉजी को लेके, उसको आप जितना अच्छा हो सके यूज करो, उनको ऐसी जगह पे पोस्टिंग दो जो उनके हिसाब से मैच करता हो। ठीक है, तो वही चीज इसमें बोली गई है। नेक्स्ट आपका फैक्टर एनालिसिस इन एचआर। फैक्टर एनालिसिस की जो शुरुआत है 1904 में की गई थी, 1904, बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी व्हेन ही सजेस्टेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट वाज लिनियरली रिलेटेड टू कॉमनली अंडरलाइंग फैक्टर, जिसको उन्होंने जी फैक्टर या जी थ्योरी बोला, और वो जो है जनरल इंटेलिजेंस के लिए यूज किया गया। यानी बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे बोली गई है कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में बोला था कि अगर आप किसी मतलब ये जो फैक्टर एनालिसिस है ये एक स्टैटिकल टूल है, यानी ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए कुछ डेटा दिया है, उस डेटा में आप कुछ पैटर्न फाइंड करना चाहते हैं, तो फैक्टर एनालिसिस वाले टूल की हेल्प से आप किसी भी डेटा के पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप क्या कीजिए कि जो सेम या रिलेटेड चीजें हैं उनको एक ग्रुप में रख लीजिए। ठीक है, तो सेम या रिलेटेड चीजों को एक ग्रुप में रखिए, उस हिसाब से आप उसका पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। इसको उन्होंने एग्जांपल से बोला कि मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस किस बात पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनका इंटेलिजेंस कैसा है, यानी जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो ये ऐसा इन्होंने बोलने की कोशिश की है। ठीक है, इसको हम बैंकों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका फैक्टर एनालिसिस है इसको हम बैंकों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंकों में किस तरह से ये काम आएगा, ठीक है।
बैंकों में अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अपने काम से सेटिस्फाई है नहीं है, मतलब आपके एम्प्लॉय खुश है नहीं है, आप ये जानना चाहते हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको कुछ पैटर्न ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, यानी आपके एम्प्लॉयज काम से खुश है, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, मोटिवेटेड है, खुश है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो फैक्टर हो सकता है कि वर्क इन्वायरमेंट अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कल्चर बहुत अच्छा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव कल्चर है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, कंपनसेशन अच्छा दिया जाता है, मैनेजर्स भी बहुत अच्छे से सपोर्टिव है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपके एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हो गए, यानी एम्प्लॉय के सेटिस्फिकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं? वो है आपका कैसा वर्क लाइफ बैलेंस है, कैसा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा इन्वायरमेंट है, जहां आप काम करते हो वो कैसा, क्योंकि दिन भर आप वहीं रहते हो, तो कैसा इन्वायरमेंट आपको दे रहे हैं, किस हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है। मान लीजिए इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है पर सैलरी बहुत कम है, तो भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। कल्चर कैसा है, क्या पॉजिटिव कल्चर है, या फिर आपको देखना होगा कि आपके मैनेजर से आपका रिलेशन क्या है, यानी मैनेजर सपोर्टिव है या नहीं है। तो इस तरह से जो है फैक्टर एनालिसिस की स्टडी की जाती है, और हम इससे जो है प्रॉपर पैटर्न को जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे इसमें बोली गई है कि इसकी हेल्प से आप कुछ भी डेटा है उससे कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जो है डेटा डेटा के आधार पर आप कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है, यानी ये ग्रुप ऑफ डेटा से पैटर्न को फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है। ऐसी एक और थे आपके रेमंड, ठीक है, इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस को लेके अपनी 16 फैक्टर मॉडल दिया था, 16 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी टू एक्सप्लेन इंटेलिजेंस। तो इन्होंने इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करने के लिए 16 फैक्टर का मॉडल भी दिया था रेमंड ने। तो अगर हम शॉर्ट में जानना चाहें फैक्टर एनालिसिस क्या है, फैक्टर एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आपके पास कुछ डेटा है, डेटा में आप स्पेसिफिक पैटर्न को फाइंड कर सकते हो। कैसे आप फाइंड करोगे? तो डेटा में जो चीजें मैच करती है सेम टाइप की चीजों की आप ग्रुपिंग करेंगे और उसके आधार पे आप क्या करेंगे, पैटर्न को फाइंड करेंगे। तो वही होता है आपका फैक्टर एनालिसिस। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगा किस पे, कि वो इंटेलिजेंट कितने हैं, उनके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करेगा। ऐसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई एम्प्लॉय है मान लीजिए वो खुश है नहीं अपने काम को लेके, तो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, कल्चर क्या है, कितना उसको सैलरी मिल रहा है, कैसा मैनेजर से रिलेशन है, या वर्क कल्चर क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिसाइड होगा कि एम्प्लॉय अपने काम को लेकर कितना सेटिस्फाई है। टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस कितने टाइप का होता है? मेनली ये 3 टाइप का होता है। पहला आपका एक्सप्लोरेटरी, दूसरा है कंफर्मेटरी, तीसरा है आपका स्ट्रक्चर। तो 3 टाइप के फैक्टर एनालिसिस होते हैं। वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक लाइन में आपको बहुत इजीली इसको समझ में आएगा। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको बहुत सारी आपको बुक्स दे दी गई है, ठीक है, बहुत सारी किताबें आपको लाइब्रेरी में दे दी गई है, और आपसे बोला गया कि इसमें से कोई अच्छी बुक ढूंढी। अब आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं कि हमें क्या ढूंढना है, मतलब आपको कुछ भी हिडन पैटर्न को ढूंढना है, लेकिन आपको कुछ मालूम ही नहीं कि एग्जैक्टली आइडिया क्या है, ढूंढना क्या, मतलब आप ढूंढ रहे हैं, कुछ पैटर्न फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग अ प्री सेट आइडिया ऑफ व्हाट टू फाइंड। मतलब हम फाइंड तो कर रहे हैं विदाउट सेटिंग एनी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टू द आउटकम, मतलब हमें नहीं मालूम कि क्या एग्जैक्टली हम क्या ढूंढ रहे हैं, पर फिर भी हम जो है कुछ चीजें फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हिडन पैटर्न या फैक्टर को, हिडन पैटर्न को या फैक्टर को डिस्कवर करने की कोशिश कर। अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इस फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि हिडन पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ सेट नहीं किया एग्जैक्टली कि क्या आइडिया है, व्हाट टू फाइंड, उस उसको लेके हमने अभी से कुछ सेट नहीं किया। ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाएगा हमारे, जैसे कुछ केस की स्टडी की जाती है ना, कुछ केस स्टडी की जाती है, या कोई भी केस चलता है, कोई भी पुलिस में कोई केस चल रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि अलग अलग प्रूफ इकट्ठा करते हैं। अभी एग्जैक्टली मालूम नहीं कि क्या मिलने वाला है, पर हम ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ हम ढूंढ रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमने प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टू द आउटकम, मतलब हमें मालूम नहीं कि क्या चीज हम ढूंढ रहे हैं, क्या चीज इसमें मिलने वाली है, उसका हमें कुछ आइडिया नहीं है, पर फिर भी हम एक हिडन पैटर्न को ढूंढने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो जाएगा आपका एक्सप्लोरेटरी। सेकेंड है कंफर्मेटरी, नाम से लग रहा है कि कुछ चीज कंफर्म की जा रही है, ठीक है। तो ये कब हम यूज करते हैं, जब हमें कुछ कंफर्म करना हो, ठीक है। तो ऑलरेडी कोई चीज डिफाइन हो गई है, जस्ट उसकी कंफर्मेशन के लिए अगर हम फैक्टर एनालिसिस करेंगे तो वो जाएगा आपका कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। सो ये एक ऐसा टूल है इन रिसर्च एनालिसिस टू रिकन्फर्म द इफेक्ट एंड कोरिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेट ऑफ प्री डिफाइंड फैक्टर्स। मान लीजिए पहले से आपने डिसाइड कर लिया कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उसका सेटिस्फिकेशन लेवल डिपेंड करता है सैलरी पे, जॉब जॉब सेटिस्फिकेशन, उन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। सैलरी पे कैसा उसको इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, उन सब पे आपको मालूम है, पहले से प्री डिफाइन हो चुका है।
ठीक है, पहले से ये सबको मालूम है, ये प्री डिटरमाइन हो चुका है, लेकिन इसको जस्ट कंफर्म अगर हम कराएंगे, उसके लिए अगर हम कुछ भी फैक्टर को यूज करेंगे तो वो जाएगा हमारा कंफर्मेटरी। यानी यहाँ पे पहले से चीजें प्री डिटरमाइन है। यहाँ पे क्या है कि आपने कुछ भी प्री डिफाइन सेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पहले से प्री डिटरमाइन है, जस्ट हम उसको कंफर्म करने के लिए फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो जाएगा आपका कंफर्मेटरी। तीसरा आपका स्ट्रक्चरल इक्वेटिंग इक्वेशन मॉडल। इसमें क्या होता है कि इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे, उसके आधार पे एक इक्वेशन बनाई जाएगी और रिलेशन जो है फाइंड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? इसका इस्तेमाल किया जाएगा अगर आपको कोई चीज कंफर्म करनी है, या यानी इन दोनों में कहीं भी, इन दोनों में से किसी भी पर्पस के लिए आप इस स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो तीन टाइप के यहाँ पे आपके मॉडल हो चुके हैं फैक्टर एनालिसिस के लिए। पहला एक्सप्लोरेटरी, दूसरा कंफर्मेटरी, तीसरा स्ट्रक्चरल। दोस्तों ये पूछ सकता है, आपका इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में मतलब होता क्या है कि हम कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डेटा में से, लेकिन हमें एग्जैक्टली मालूम नहीं है, कुछ भी हमने प्री डिफाइन नहीं किया। कंफर्मेटरी में पहले से प्री डिटरमाइन हो चुका है, जस्ट कंफर्मेशन पर्पस के लिए हम फैक्टर एनालिसिस को यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम एक इक्वेशन की हेल्प से रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं वेरिएबल के बीच में। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग है, इसका इस्तेमाल हम एक्सप्लोरेटरी या कंफर्मेटरी किसी भी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्टर एनालिसिस को दो तरह से और भी क्लासिफाई किया जाता है इसके पर्पस या ऑब्जेक्टिव के आधार पे। पहला है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और दूसरा है कॉमन फैक्टर एनालिसिस। इसके बारे में वन बाय वन समझेंगे और ज्यादा बड़ा नहीं, एक एक नंबर का पूछ सकते हो। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का क्या मतलब है? दिस मेथड प्रोवाइड अ यूनिक सॉल्यूशन सो दैट द ओरिजिनल डेटा कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट। इसको बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके जो है, आपका कोई बेटा या बेटी है, उसके आपने रिपोर्ट कार्ड देखा, उसमें 5 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में कुछ ना कुछ मार्क्स में 80 है, किसी में 70 है, 50 ऐसे करके। तो आपने ये जो सारे मार्क्स थे, ये है आपका ओरिजिनल डेटा। ठीक है, ओरिजिनल डेटा बोल सकते हैं, यहां से आप डेटा ले रहे हैं। इन सभी के आधार पे आपने एकेडमिक रिजल्ट या एकेडमिक के नाम से एक फैक्टर बना दिया। तो इन सभी का आपने मार्क्स का एवरेज भी ऐसा किया जिसके आधार पे आपने डिसाइड किया कि क्या है, ये जो 5 फैक्टर्स है अलग अलग सब्जेक्ट में, जो मार्क्स है इंग्लिश, हिंदी, इन सबको आपने कन्वर्ट कर दिया एकेडमिक रिजल्ट फैक्टर के नाम से। तो नया फैक्टर बन चुका है, और ये आया कहाँ से? कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपने मान लीजिए एकेडमिक के नाम से कुछ बनाया और वहां पे आपने बोला कि एकेडमिक रिजल्ट क्या है, तो ये जो 5 फैक्टर हैं अलग अलग मार्क्स को, उसको आपने एक ही फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है? दिस मेथड प्रोवाइड अ यूनिक सॉल्यूशन सो दैट द ओरिजिनल डेटा कैन बी कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द रिजल्ट। तो जो आपने रिजल्ट बताया, इस रिजल्ट के आधार पे आप ओरिजिनल डेटा को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, दोबारा से बता सकते हो। यानी आपने सभी के मान लीजिए एवरेज ले लिए, सभी का आपने एवरेज ले लिए, तो आपने एवरेज मार्क्स जो बताए हैं वो आपने एकेडमिक रिजल्ट फैक्टर में बताए, और उस एवरेज मार्क्स से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बाकी सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने रिजल्ट बताया, रिजल्ट की हेल्प से आप ओरिजिनल डेटा फाइंड कर सकते हैं। वो है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सेकेंड है कॉमन फैक्टर एनालिसिस। कॉमन फैक्टर में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, मतलब हम हिडन पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। तो अगर सेम अगर हम बात करें, मान लीजिए 80% आए थे, तो ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से 80% आए थे? तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब एक तरह से हम हिडन पैटर्न को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो हम हिडन फैक्टर जान रहे हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। तो बहुत अच्छी आपने स्टडी की है, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा है, आपकी जो है इंटेलिजेंस अच्छी है, ये सारे आपके पैटर्न है, ये सारे कॉमन फैक्टर है जिसकी हेल्प से आपका रिजल्ट अच्छा है। यानी अगर कोई भी पर्सन जिसके अंदर मोटिवेशन होगा, ठीक है, अच्छे से वो स्टडी करेगा, इंटेलिजेंस होगा, तो नॉर्मल सी बात है कि उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो अगर हम रिजल्ट को एस्टिमेट करना चाहते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से कॉमन फैक्टर हैं जिसकी हेल्प से अच्छा रिजल्ट आया, अच्छी परफॉर्मेंस आई है, तो कॉमन फैक्टर है स्टडी करना, मोटिवेशन रहना और इंटेलिजेंस होना। तो ये कॉमन फैक्टर जिस जिसमें अवेलेबल है, वो सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर एनालिसिस मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो कॉमन है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मतलब सभी के सभी जो आपके ओरिजिनल डेटा है और जो रिजल्ट है, ठीक है, ओरिजिनल डेटा वाले फैक्टर्स को एक नए फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एकेडमिक रिजल्ट फैक्टर, और उसके आधार पे आप पुराने वाले जो है, मतलब रिजल्ट की हेल्प से आप पुराने वाले डेटा को भी आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ फैक्टर एनालिसिस, इसका फायदा क्या होता है? सो इसके दो बेनिफिट हैं। पहला है कि इसकी हेल्प से आप जो है कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा फायदा है कि ये डेटा को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। तो दो चीजें यहाँ पे लिखी है। पहला फायदा है कि मान लीजिए इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं कि ऐसी चीजें जो कॉमन है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है
उसमें से 3 या 4 किताबें, मान लीजिए आप लाइब्रेरी में हैं और बहुत सारी किताबें, अब आपको जो है, जो लाइब्रेरियन में है स्टाफ, तो उसने बताया कि ये जो रो की किताबें ये सब एक ही टॉपिक पे है, तो ये जो 10 किताबें ये एक ही मैटर पे, तो 10 किताबों का एक ग्रुप बना के एक रैक में रख दिया गया। यानी उन 10 किताबों को आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उन 10 किताबों के बदले कोई भी एक किताब पढ़ सकते हैं। ये 10 किताबों में ऑलमोस्ट सेम टाइप का कंटेंट लिखा गया है, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली। यानी अब आपको 10 किताबें पढ़नी होती, उससे बेटर है कि लाइब्रेरियन ने या उस स्टाफ ने आपको बताया कि ये सारे 10 किताब ऑलमोस्ट एक जैसा ही कंटेंट आपको मिलेगा, तो इसमें से कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रुपिंग की जा रही है, जो सेम टाइप की चीजें हैं, ठीक है, होमोजेनियस सेट बना के उनका ग्रुप किया जा रहा है, क्लस्टरिंग की जा रही है, यानी सेम टाइप की चीजों का ग्रुप बना दिया। इससे क्या कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो बहुत बड़ी पिक्चर, यानी 10 किताब पढ़ने से अच्छा आपने सिर्फ एक किताब पढ़ ली और आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो इससे क्या होता है कि हम फैक्टर्स में जो होमोजेनियस सेट है उनका ग्रुप बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो बड़ी पिक्चर है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला फायदा इसका ये हो गया। दूसरा फायदा क्या होगा, डेटा को ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है, जो चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, तो इससे क्या होगा कि सेम टाइप की चीज़ें कंबाइन हो गई, तो आपका जो है, आपको टाइम सेव हो गया ना, किस चीज़ पर आपको फोकस करना है वो आपको पता लगे। तो यहाँ पे जो आप 9 किताबें पढ़ते वो वेस्ट थी, तो आपने क्या किया, अपना टाइम सेव किया, सेम टाइप की चीज़ों को एक तो ग्रुप बन गया, उससे आपका टाइम सेव हुआ, प्लस आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई, और आप अपना जो है किस चीज़ पर आपको फोकस करना है उसका आपको आइडिया बेटर वे में लग पाएगा। तो यही इसका फायदा है। सो एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर एनालिसिस, तो आप जो है अपने अलग अलग एचआर के प्रोसेस या एचआर इनिशिएटिव में कैसे आप इस फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है यहाँ पे यही बोला गया है कि फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से जो है एचआर में आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एचआर को कई सारे काम करने हैं, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, तो इन सभी जगह पे आप फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एचआर की प्रैक्टिस है या एचआर की पॉलिसी है और जो एम्प्लॉय का आउटकम है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कस्टमर का, आपके सॉरी एम्प्लॉयज का जो डेटा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको आप इजी भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि फैक्टर एनालिसिस क्या करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजी बनाने में हेल्प करता है ना। तो सेकंड फायदा ये हो गया। और इससे जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फिकेशन का भी एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने काम को लेके खुश हैं, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे इसमें बोली गई है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दोस्तों, इसको हम अगले वाले पार्ट 3 में ही डिस्कस करेंगे, कनेक्टिंग स्ट्रेटजी टू ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ ये पार्ट भी आपका हो चुका है कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।